Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जिंक प्लेटिंग ऑन मेटल इन बैरल, यानी बैरल के अंदर में मेटल के ऊपर में किस तरह से जिंक प्लेटिंग किया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बहुत सारे चीज बात करेंगे, जैसे कि जिंक प्लेटिंग किसे कहते हैं, जिंक प्लेटिंग का मेथड क्या क्या होता है, हेक्सावेलेंट और ट्राइवेलेंट जिंक प्लेटिंग क्या होता है, बैरल के अंदर में प्रोसेस कैसे किया जाता है जिंक प्लेटिंग के लिए, और उसके बाद हम जानेंगे कि प्लेटिंग थिकनेस चेकिंग कैसे करते हैं, इसका कितना थिकनेस होनी चाहिए, और सॉल्ट स्प्रेड टेस्ट कैसे किया जाता है प्लेटिंग थिकनेस को जानने के लिए। और लास्ट में हम बात करेंगे कि मार्केट के अंदर में अभी जिंक प्लेटिंग का रेट क्या चल रहा है और उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते किसे हैं। जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग को जिंक प्लेटिंग भी कहा जाता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि मेटल के ऊपर में या सीट मेटल के ऊपर में जिंक का एक लेयर चढ़ाया जाता है, जिससे कि उस पार्ट को हम रस्ट से या फिर कोरोजन से बचा सके। इसे हम जिंक प्लेटिंग कहते हैं। जिंक प्लेटिंग जनरली जो है दो मेथड से किया जाता है, एक रैक प्लेटिंग होता है, दूसरा बैरल प्लेटिंग होता है। रैक प्लेटिंग में क्या होता है, इसमें एक टैंक बनाया जाता है, टैंक के अंदर में जिंक का सोल्यूशन होता है और पार्ट को जो जनरली बड़े बड़े होते हैं उस पार्ट को रैक के अंदर रख करके या फिर एक जिग बनाया जाता है, उस जिग में उस पार्ट को हैंग करते हैं और टैंक के अंदर में डाल देते हैं, उसे जिंक प्लेटिंग उस पे करते हैं। दूसरा होता है बैरल प्लेटिंग। बैरल प्लेटिंग नाम से ही लग रहा है कि बैरल के अंदर में इसका प्लेटिंग किया जाता है। इसमें एक बैरल होता है, बैरल के अंदर में जिंक का सोल्यूशन होता है और उसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स जैसे कि वाशर है, नट बोल्ट्स, इस टाइप के जो पार्ट छोटे छोटे पार्ट होते हैं सीट मेटल का या मेटल का, उसमें हम डाल देते हैं। जब छोटे छोटे पार्ट बैरल के अंदर में घूमता है तो उसमें जो सोल्यूशन रहता है जिंक का, उसका लेयर जो है पार्ट के ऊपर में चढ़ जाता है। दोस्तों, आज हम डिटेल में बात करेंगे बैरल प्लेटिंग के बारे में ही, तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि हेक्सावेलेंट जिंक प्लेटिंग और ट्राइवेलेंट जिंक प्लेटिंग होता क्या है। देखिए, हेक्सावेलेंट जिंक प्लेटिंग में एक्चुअली जो पेसिवेशन हम करते हैं प्लेटिंग के समय में, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किया जाता है वह क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो गिंथॉक्स 550 हुआ। और ट्राइवेलेंट जिंक प्लेटिंग में क्या होता है कि जो हम इंग्रेडिएंट यूज करते हैं वह क्रोमियम सल्फेट और क्रोमियम क्लोराइड होता है। एग्जांपल के लिए ट्रीडूल BXML हुआ। दोस्तों, आज के समय में ऑटोमोटिव सेक्टर में जो हमारा हेक्सावेलेंट जिंक प्लेटिंग है उस पर बैन लगा दिया गया है। एक्चुअली यह बहुत ही हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट के लिए या फिर ह्यूमन बीइंग के लिए। अभी जो हेक्सावेलेंट जिंक प्लेटिंग के जगह पे जो अडॉप्ट किया गया है, जो रिप्लेस किया गया है, वह है ट्राई वायलेंट जिंक प्लेटिंग, जो कि एक इको फ्रेंडली प्रोसेस होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि बैरल प्रोसेस जो होता है वह डिटेल कैसे होता है। देखिए, यह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरा प्रोसेस फ्लो डायग्राम से, आप इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कोई भी पार्ट अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है तो उसको क्लीनिंग करना जरूरी होता है। इस प्रोसेस को हम प्री ट्रीटमेंट कहते हैं। प्री ट्रीटमेंट में होता क्या है कि जो भी उस पे गंदगी पार्ट के ऊपर में लगा है उसको हम क्लीन करते हैं। आइए हम पूरा बैरल प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम से। सबसे पहले हम पार्ट को सोकिंग करते हैं, यानी कि यदि पार्ट में जो छोटे छोटे पार्ट हम बैरल के अंदर डालने वाले हैं, यदि उस पे कोई ग्रीस या ऑयल या लुब्रिकेंट लगा है, उसको हम क्लीन करने के लिए सोकिंग मेथड किया जाता है। इसमें होता क्या है, एक टैंक होता है, टैंक के अंदर में डीग्रीसर यूज किया जाता है, जिसका कंसंट्रेशन जो है 40 से लेकर के 60 ग्राम पर लीटर होता है। यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो वह 60 से लेकर के 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और टाइम की अगर हम बात करें तो 5 से 10 मिनट तक पार्ट को इसमें रखा जाता है। जब हमारा सोकिंग प्रोसेस हो जाता है तो पार्ट्स को हम वाटर रिंसिंग करते हैं। वाटर रिंसिंग क्या होता है, पार्ट को हम फ्रेश वाटर में वॉश करते हैं, यानी धुलाई करते हैं। इस प्रोसेस को हम वाटर रिंसिंग कहते हैं। दोस्तों, वाटर रिंसिंग क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि सोकिंग के समय में यदि कोई केमिकल्स जो उसके पार्ट के ऊपर में रह जाता है
हो सकता है कि वह केमिकल आगे वाले प्रोसेस में जाकर के इफेक्ट करे, इसीलिए उसे हमें वाटर रिंसिंग करना पड़ता है। तो वाटर रिंसिंग करने के बाद हम उस पार्ट को एसिड पिकलिंग करते हैं। एसिड पिकलिंग क्या होता है? यह यदि पार्ट के ऊपर में कोई रस्ट लगा है या कोई स्केल्स है, उसको साफ करने के लिए हमें एसिड पिकलिंग करना पड़ता है। इसमें होता क्या है? इसमें HCl 50% और 50% वाटर को सोल्यूशन बनाते हैं और उसमें हम पार्ट को डालते हैं। अगर हम टाइम की बात करें तो यह 5 से लेकर के 10 मिनट तक इसमें रखा जाता है और टेम्परेचर की बात करें तो यह एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर पर हम इस प्रोसेस को करते हैं। दोस्तों, एसिड पिकलिंग करने के बाद हम लगातार 2 टैंक में वाटर रिंसिंग करते हैं कि जिससे कि अच्छी ढंग से वह धुलाई हो सके। वाटर रिंसिंग करने के बाद यह हमारा पार्ट जो है रेडी हो जाता है, हमारा प्री ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और यह रेडी हो जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए। जब हमारा पार्ट का प्री ट्रीटमेंट हो जाता है तब हम उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इसके लिए बैरल के अंदर में हम सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है आइए देखते हैं। जो जेडेन जो है यानी जिंक है वह 30 से लेकर के 35 ग्राम पर लीटर होता है। क्लोराइड की मात्रा इसमें 130 से लेकर के 160 ग्राम पर लीटर डालते हैं और बोरिक एसिड जो है 35 से लेकर के 40 ग्राम पर लीटर डालते हैं और इसमें हम एडिटिव और ब्राइटनर भी डालते हैं जिससे उसमें चमक बढ़ जाए। वह इसका जो मात्रा होता है वह 150 से लेकर के 200 ml पर 1000 एम्पियर करंट के लिए डाला जाता है। दोस्तों, यह सब मैं बात कर रहा हूँ यह बैरल प्रोसेस के लिए कर रहा हूँ। टैंक प्रोसेस में जिंक की मात्रा जो है वो चेंज हो जाता है। जब हमारा यह सोल्यूशन बन जाता है तो बैरल के अंदर में हम पार्ट को डालते हैं और उसे हम घुमाते हैं। लगभग 60 से लेकर के 90 मिनट तक बैरल स्लोली आरपीएम से घूमते रहता है और इसी दौरान जो सोल्यूशन का जो है एक लेयर उस पार्ट के ऊपर में चढ़ जाता है यूनिफॉर्मली और उसके बाद जब यह प्रोसेस हो जाता है तो पार्ट को निकाल करके हम ड्रैग आउट करते हैं, यानी कि पानी के अंदर में उसको अच्छी तरह से धुलाई करते हैं। जब उसके बाद वाटर रिंसिंग करने के बाद उस पार्ट को हम नाइट्रिक एसिड डीप करते हैं। यह नाइट्रिक एसिड डीप क्या होता है? एक्चुअली में ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय हो सकता है कि जिंक का जो लेयर चढ़ा है वह अनइवन है, यानी कि कहीं मोटा कहीं पतला चढ़ा हुआ है। उसको हम यूनिफॉर्म करने के लिए, स्मूथ करने के लिए उस पार्ट को नाइट्रिक एसिड में डीप करते हैं, जिसकी अगर हम मात्रा की बात करें तो 1 से लेकर के 2 ml पर लीटर में सोल्यूशन बनाया जाता है और उसमें हम इसको डीप कर देते हैं। डीप करने के बाद हम उसे डीएम वाटर में रिंसिंग करते हैं, उसको धुलाई करते हैं। दोस्तों, पेसिवेशन में ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें पार्ट के ऊपर में ट्राइवेलेंट जिंक प्लेटिंग करना है या फिर हेक्सावेलेंट जिंक प्लेटिंग करना है और कौन सा कलर करना है, यह सब चीज डिसाइड होता है पेसिवेशन में। यहाँ पर मैं ट्राइवेलेंट जिंक प्लेटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि इसमें ट्रीडूर BX ml 100 से लेकर के 140 ml पर लीटर का एक सोल्यूशन बनाया जाता है। अगर हम टाइम्स की बात करें तो इसमें टाइम 45 से लेकर 60 सेकेंड तक हम उस पार्ट को डालते हैं और टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर 40 से लेकर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। दोस्तों, पेसिवेशन के बाद हम लगातार 2 टैंक में वाटर रिंसिंग करते हैं। उसके बाद हम उस पार्ट के ऊपर में टॉप कोट करते हैं। टॉप कोट में यूनिमैक्स सील सी जो कि 50 ml पर लीटर में एक सोल्यूशन बनाया जाता है, उसमें हम पार्ट को 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक डीप करते हैं। अब यह पार्ट को हमें ड्रायर करना यानी सुखाना जरूरी होता है, इसीलिए यह पार्ट को हम सेंट्रीफ्यूगली मशीन में उसको हम ड्राई कर देते हैं, सुखाते हैं। उसके बाद हम उसको ओवन में 50 से लेकर के 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 से 10 मिनट तक ओवन में रख देते हैं, जिससे कि वह प्लेटिंग का जो है अच्छी ढंग से पक जाए। इसके बाद हम उस पार्ट को नेचुरल क्यूरिंग करते हैं। नेचुरल क्यूरिंग क्या होता है? नेचुरल क्यूरिंग में पार्ट को हम ओपन एयर में 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक आपको ध्यान देना यह जरूरी है कि आप जब भी पार्ट को ओपन एयर में छोड़े, यह ध्यान रखें कि जहां पर हम प्लेटिंग कर रहे हैं, जहां पर हम एसिड यूज कर रहे हैं, उसके आसपास इसको न रखें, इसको थोड़ा सा दूर हट के रखें, क्योंकि एसिडिक फ्यूम जो होता है यानी एसिड का जो धुआं होता है वह प्लेटिंग के ऊपर इफेक्ट करता है और हमारा प्लेटिंग खराब हो सकता है। इसलिए नेचुरल क्यूरिंग करने के लिए सेपरेट एरिया आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जब नेचुरल क्यूरिंग हो जाता है तो यह पार्ट हमारा रेडी हो जाता है। आप इसको इंस्पेक्शन कीजिए और उसको पैकिंग करके अपने कस्टमर को
भेज सकते हैं। दोस्तों यह टोटल प्रोसेस हमने आपको समझाने की कोशिश किया। आशा करता हूं कि आपको पूरा प्रोसेस अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आइए दोस्तों, जब हमारा प्लेटिंग हो जाता है तो हमें यह भी चेक करना पड़ता है कि हमारा प्लेटिंग सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए हम दो चीज करते हैं। एक तो प्लेटिंग का थिकनेस चेक करते हैं, यानी कि उस पे जो हमारा जो जिंक का लेयर चढ़ा है वह कितना लेयर चढ़ा है। दोस्तों यहाँ पे प्लेटिंग थिकनेस चेक करने के लिए हमें जो यूनिट यूज किया जाता है वह माइक्रोन होता है, यानी कि हम देखते हैं कि कितना माइक्रोन प्लेटिंग का थिकनेस उस पर चढ़ा है। इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है, आप उसको मार्केट से खरीद सकते हैं और उसका प्लेटिंग का थिकनेस आप पार्ट के ऊपर में चेक कर सकते हैं। दूसरा जो चेकिंग किया जाता है प्लेटिंग का वह है सॉल्ट स्प्रेड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी हम सैंपल लेते हैं उस सैंपल को एक सॉल्ट स्प्रे चेंबर के अंदर में डाल देते हैं और उसमें एक सोल्यूशन जो कि सॉल्ट से रिलेटेड सोल्यूशन होता है उसको उस पर स्प्रे करते हैं और हम देखते हैं कि कितने घंटे के बाद उसमें व्हाइट रस्ट लग रहा है या फिर रेड रस्ट लग रहा है। इसमें तीन चीज पे ध्यान दिया जाता है। जो हम सोल्यूशन बनाते हैं स्प्रे करने के लिए उसमें डीएम वाटर में 5% सॉल्ट को हम ऐड करते हैं। दूसरा चीज हम साइकिल हम देखते हैं। साइकिल क्या होता है कि 8 घंटे तक चेंबर के अंदर में जो सोल्यूशन हम स्प्रे करते हैं 8 घंटे तक स्प्रे करते हैं और 16 घंटे तक उसको हम उस चेंबर को ओपन कर देते हैं, तो 16 और 8 24 घंटा हो गया। इस 24 घंटे को हम एक साइकिल कहते हैं। अगर हम टेस्टिंग की बात करते हैं कि टेस्टिंग हम क्या इसमें देखना चाहते हैं, तो इसमें हम यह देखना चाहते हैं कि इस पार्ट में व्हाइट रस्ट लग रहा है कि नहीं या फिर रेड रस्ट लग रहा है कि नहीं। हम ये दोनों चीज देखने की कोशिश करते हैं। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक कस्टमर ए है जिसका जो स्पेक दिया है कि व्हाइट रस्ट के लिए आपको 72 घंटा में व्हाइट रस्ट नहीं लगना चाहिए, और दूसरा इसका स्पेक यह है कि रेड रस्ट के लिए 240 घंटा में नहीं लगना चाहिए। इस पार्ट को हम सैंपल जो लिए है उसको चेंबर में डाल दिए और उस पे सोल्यूशन का जो स्प्रे करते रहते हैं मशीन के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं यदि नंबर ऑफ साइकिल 3 के अंदर में यानी 72 घंटा के अंदर में यदि व्हाइट रस्ट नहीं लगा है तो हमारा पार्ट ओके है, यानी प्लेटिंग जो हुआ है सही हुआ है। यदि 72 घंटा के अंदर में यदि हमारा व्हाइट रस्ट उस पार्ट के ऊपर में लग जाता है तो हमारा पार्ट रिजेक्ट हो जाए, यानी कि प्लेटिंग सही नहीं हुआ है। उसी तरह से रेड रस्ट के लिए देखते हैं। रेड रस्ट में हम देखते हैं कि 240 घंटे के अंदर में रेड रस्ट नहीं लगना चाहिए, यानी कि 10 साइकिल के अंदर में रेड रस्ट नहीं लगना चाहिए। यदि हमारा 240 घंटे के अंदर में रेड रस्ट लग जाता है तो हमारा पार्ट रिजेक्ट हो जाता है। यदि नहीं लगता है तो पार्ट हमारा ओके है। दोस्तों यह जो रिक्वायरमेंट है ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है। मान लीजिए कि दूसरा कस्टमर बी है, उसका स्पेक कुछ और है। उसका स्पेक यह है कि 168 यानी कि 7 साइकिल के अंदर में यदि व्हाइट रस्ट नहीं लगता है तो पार्ट ओके है और यह लग जाता है तो रिजेक्ट है। उसी तरह से यदि हम रेड रस्ट की बात करें तो 480 घंटे में यदि रेड रस्ट जो है नहीं लगता है तो हमारा पार्ट ओके है, लग जाता है तो रिजेक्ट है। तो इस तरह से हम प्लेटिंग का हम चेक करते हैं कि हमारा प्लेटिंग सही हुआ है या नहीं हुआ है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि रेट का क्या है मार्केट के अंदर में। दोस्तों अगर हम प्लेटिंग का रेट की बात करें तो यह मार्केट टू मार्केट और पार्ट टू पार्ट वेरी करता है। जनरली हमने देखा है इंडस्ट्री में कि 10 पैसा से लेकर के 15 पैसा पर स्क्वायर इंच के अनुसार यह रेट लिया जाता है, जिसका प्लेटिंग का थिकनेस 8 से 12 माइक्रोन के बीच में रखा जाता है। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि यह एक सीट है जिसकी लंबाई जो है 5 इंच और चौड़ाई 3 इंच है। दोस्तों यहाँ पर मैं इंच में इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी जनरली इंडस्ट्री के अंदर इंच में ही कैलकुलेशन किया जाता है। आप इसको एमएम में कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पर रेट जो लिया है 10 पैसा पर स्क्वायर इंच लिया है। आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस जो भी पार्ट हमें प्लेटिंग करना है उसका हम एरिया निकालते हैं। इसका एरिया क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो 5 गुने 3 इक्वल टू हो जाता है आपका 15 स्क्वायर इंच। अगर हमें कॉस्ट निकालना है तो इसका रेट जो है 10 पैसा हमने लिया है, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यह निकल के आया 1.5 रुपीस, यानी कि 1.5 रुपया एक सिंगल साइड का। क्योंकि हमें दोनों साइड अगर हमें प्लेटिंग करना है तो इसलिए हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो गया 3 रुपया एक पीस के लिए।
तो दोस्तों यह तो रहा एक रेक्टेंगल का। यदि हमें कोई पार्ट सिलिंड्रिकल है उसका हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। पाई आर होता है इसका सर्किल का। 2 के जगह पर 2 वैल्यू रखेंगे। पाई के जैसे हम जानते हैं 3.14 वैल्यू होता है और आर के जगह पर हम 1 इंच रखेंगे और इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 6.28 इंच हो गया और लेंथ हमने रखा है 10। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 10 इंटू 6.28 और ये हो गया 62.80 स्क्वायर इंच। और इसका अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हम इसमें जो भी रेट हमने रखा है 10 पैसा, इसे 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे पैसा से और ये आ गया 6.08। तो दोस्तों यह सिलिंड्रिकल शेप के लिए यह सरफेस एरिया निकाल करके हमने कैलकुलेशन किया। यदि मान लीजिए कि कभी कभी आप अगर इसका फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं तो क्या करेंगे, आप एक थ्रेड लीजिए, धागा लीजिए और इस सर्किल पे रखिए। एक जगह रखने के बाद उसको पूरा एक सर्किल घुमाइए। जो लेंथ आएगा आपका थ्रेड का, धागा का, वो आपका पेरिफेरल लेंथ हो गया। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपको लेंथ से। यानी कि हमारा मेन मकसद यह होता है कि किसी भी तरह से हम सरफेस एरिया निकालें जिसके ऊपर में हमें प्लेटिंग करना है और उस जब हमारा सरफेस एरिया आपका निकल जाता है तो आप उसको जो भी रेट आप ले रहे हैं या दे रहे हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। जो भी पार्ट है उसका सरफेस एरिया निकालिए और सरफेस एरिया निकालने के बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कोशिश यही रहता है कि जो भी हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किया है वो आपके साथ शेयर करूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। दोस्तों यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नए आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके समय से। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।